जय हिंद। भारतीय मैप के सीरीज में अगला तेलंगाना को सीखेंगे, जानेंगे। आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, और इन राज्यों के बारे में जानकारी के साथ साथ इनकी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की है, और राजनीतिक मैप चाहे राजनीतिक मैप या प्राकृतिक मैप को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए चलते हैं तेलंगाना की तरफ। और सबसे पहले तेलंगाना की जो अभी हाल ही में इसकी नया बना है, तेलंगाना 2014 2 जून को एक राज्य के रूप में बना और इसे तेलंगाना के रूप में जाना गया, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक राज्य के रूप में बना है। और उस समय इसकी एक पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम था BRS, और इसी BRS के नेता चंद्रशेखर राव तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करने के लिए मुहिम जो चलाई थी, इन्हीं के नेतृत्व में पूरी हुई। और सबसे पहले PM बन के चंद्रशेखर राव उभरे थे। और इस समय चुनाव में कांग्रेस ने पूरी तरीके से अपना बल्ला भांजा है और चंद्रशेखर राव की इसमें हार हुई है। लगभग 10 सालों तक चंद्रशेखर राव तेलंगाना के CM रहे हैं। और तेलंगाना पर बात करें कि कितने सीटें हैं, तो आप भी याद कर सकते हैं 17 119। तो 119 इसके लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटें हैं, 17 लोकसभा में, जबकि 7 राज्यसभा में इसके सीटें हैं। आप इसे आसानी से इस तरीके से याद कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं और समझते हैं कि सबसे पहले तेलंगाना में क्या कोई पठार या पर्वत या मैदान वगैरह कुछ है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि तेलंगाना में कोई पर्वत तो नहीं है, और यहाँ पे पठार एक है जिसे तेलंगाना का पठार नाम दिया जाता है, जो कि ऐसे पूरी तरीके से यहाँ पे फैला हुआ है। और बात करें पठार, तो यह दक्कन के पठार का ही विस्तार मात्र है। ठीक है, यह पूरा दक्कन का पठार ही है, जो 6 राज्यों में विस्तार में आता है दक्कन, और उसी दक्कन का एक भाग है तेलंगाना। और इस पठार को तेलंगाना का पठार कहते हैं। और इसी तेलंगाना के पठार में ही हैदराबाद स्थित है, जो राजधानी तेलंगाना की इस समय है। ठीक है, और इसके बाद इसमें कुछ मैदान भी हैं जो तेलंगाना में ही आते हैं। तो हमने तेलंगाना के बारे में जाना। और यहाँ पे गोदावरी जो नदी है, इसी से होकर बहती है। गोदावरी जो नदी है, आपने पढ़ा होगा, उन्हें बताया भी है कि यह नासिक से निकल करके, नासिक के किस जगह से साथियों, तो यह कलसुबाई के ठीक बगल में से ही यह निकलती है गोदावरी। और यहाँ से निकलते हुए यह तेलंगाना के ठीक ऊपर यानी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से होता हुआ यह आंध्र प्रदेश में प्रवेश करता है। और यह गोलकुंडा जो मुहाना है गोदावरी का, वहाँ पर जाके यह समुद्र से मिल जाता है। और नदियों की बात करें तो इसमें कृष्णा नदी है जो इसके नीचे से होकर आती है, और जो कि मान सकते हैं यह कर्नाटक से निकल करके आंध्र प्रदेश होते हुए निकल जाती है बंगाल की खाड़ी में। आइए अब चलते हैं आगे की तरफ और समझते हैं तेलंगाना में ऐसे कौन कौन से प्लेसेस हैं जो राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यहाँ पे आदिलाबाद एग्जिस्ट करता है। आगे बढ़ें तो निजामाबाद,
और निजामाबाद में बहुत से निजाम राजा हुए जो कि भारत को एक राजनीतिक रूप देने में इनका योगदान भी रहा है। आगे बढ़े तो यहाँ पे करीमनगर, इधर ही सिद्दीपेट जो आप नाम सुनते हैं, और वारंगल यहाँ पे जहाँ पे IITs वारंगल NIT ऐसा कुछ है। ओके, निजाम सागर यहाँ पे है जो कि निजामाबाद के ठीक थोड़ा सा आगे है बगल में, और यहाँ से गोदावरी नदी पास होती है, हमने ये बता चुका है आपको। ऐसे ही इधर की तरफ सिंगरैनी और यहाँ पे जो है पाखाल झील, तेलंगाना में ही है। पाखाल झील पूछा जाता है हमारे परीक्षाओं में, और सिंगरैनी इस जगह पे है। नलगोंडा आप यहाँ पाएंगे इस तरफ इधर, और कोंडोर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी इसके पूर्वी साइड पर। इसके बीच में जहाँ पे इसकी राजधानी है हैदराबाद यहाँ पे है। और यह तेलंगाना जब आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तो पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद ही हुई करती थी। इसके पहले इसकी राजधानी कुर्नूल हुआ करती थी, लेकिन तेलंगाना के अलग होने के कारण अब तेलंगाना का जो हैदराबाद राजधानी के रूप में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, जबकि आंध्र प्रदेश की अपनी राजधानी हो गई है अमरावती। चूँकि आंध्र प्रदेश ने 3 राजधानी बनाने का पहल किया था, लेकिन राष्ट्रपति ने उसे रिजेक्ट कर दिया, जिससे आंध्र प्रदेश का जो सपना था 3 राजधानी का वह नहीं हो सका। इसी तरह तेलंगाना में हम जब हैदराबाद पहुँचते हैं तो हैदराबाद में एक है हिलती हुई मीनारें, आपको हम दिखाएंगे इसी वीडियो में। इसी के बगल में गोलकुंडा, और गोलकुंडा का जो है पठार भी है कहा जाता है। इसी के बगल में शमशाबाद, और ऊपर जो है सिकंदराबाद। तो सिकंदराबाद और हैदराबाद को जुड़वा राजधानी कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों राजधानी का विकास एक साथ हुआ था, और हैदराबाद मतलब की राजधानी बना, लेकिन सिकंदराबाद भी कम नहीं है। और यहीं पे कोहिनूर हीरा, गोलकुंडा से ही उन्होंने बताया कि कोहिनूर हीरा भी प्राप्त हुआ था। उसके बाद न जाने कहाँ तक घूमते घूमते ब्रिटेन तक पहुँचा, और आज ब्रिटेन में इसका जो रानी है वो अपने ताज में इसे पहनती हैं। इस पश्चिमी किनारे पर देखें तो यहाँ पे महबूब नगर है, जो आप नाम सुने होंगे। नागार्जुन सागर जो है इस जगह पे, नागार्जुन सागर आपने देखा होगा, और यह कृष्णा नदी पर है। और कृष्णा नदी इसी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर भी यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, और यहीं पे यह नागार्जुन सागर है। और नागार्जुन सागर कहाँ पे है तो आंध्र प्रदेश में है, जो कि कृष्णा नदी पर है। और यहाँ पे बांध भी बनाया गया है, नागार्जुन सागर बांध। ओके, तो इस तरीके से हमने तेलंगाना को देखा। और बात करें कुछ झीलों के नाम यहाँ, तो जैसे पाखाल जिन्होंने बताया, तो पाखाल नाम से एक राष्ट्रीय उद्यान भी है यहाँ पे। पोचाराम के नाम से है, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर तो है नहीं, इसलिए ये एग्ज़ाम में पूछे जाने का बहुत ही कम चांस है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं और चलेंगे आंध्र प्रदेश की तरफ। और आइए देखते हैं, इसमें यह है सचिवालय, जो कि अहमदाबाद में हैदराबाद में यह सचिवालय है तेलंगाना का, हैदराबाद। और हैदराबाद का सचिवालय देखिए कितना अच्छा सुंदर है। और यहाँ से देखें तो यह हिलती हुई मीनारें, यह अगर आप ध्यान से इसे देखेंगे तो इसकी मीनारें थोड़ी सी हिलती हुई नज़र आती हैं, और लेकिन आज तक इसमें कभी भी गिरने का कोई चांस नहीं बना, भले ही हिलती रही हूँ। तो यह हैदराबाद में है और हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप ज़रूर इसे याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ। ये रहा मेरे प्यारे साथियों आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर देखिए तमिलनाडु से, कर्नाटका से, तेलंगाना से, इधर की तरफ उड़ीसा से लगता है। जबकि हमने बताया तेलंगाना की जो बॉर्डर है वह महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से
आंध्र प्रदेश से और कर्नाटक से। तो कुल 5 राज्यों से लगती थी सीमा तेलंगाना की, जबकि आंध्र प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो 4 राज्यों से आंध्र प्रदेश की सीमा साझा होती है। और सबसे अधिक बात करें कि किस से सीमा साझा होती है, तो वह है कर्नाटक। ओके साथियों, आइए और समझते हैं कि इसमें कोई पठार पर्वत होने का क्या मौजूदगी है। तो हम बता दें कि इस आंध्र प्रदेश के कोस्ट एरिया पर, यानी कोस्टल एरिया है, मतलब कि समुद्र के तट वाले भाग में जो पर्वत है उसे हम कहते हैं पूर्वी घाट। और पूर्वी घाट जो है ऊंचा है, ठीक है, लेकिन यह कटा फटा है, जबकि पश्चिमी घाट कंटिन्यू बना हुआ है, लगातार बना हुआ है। इस कारण पूर्वी घाट में जो है बारिश उतनी ज़्यादा नहीं होती है, वह भी लौटते हुए मानसून के कारण बारिश यहाँ पे हो पाती है। लेकिन पश्चिमी घाट में बारिश जब झमाझम होती है और लगभग 200 सेमी तक बारिश वहाँ पे देखने को मिलती है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी इसकी ऊंची चोटी है और यह पूर्वी घाट पर पूरा तमिलनाडु से लेकर के उड़ीसा तक इसका विस्तार है पूर्वी घाट का। तो मेरे प्यारे साथियों, इसी तट को उत्तर सरकार भी कहते हैं, जो कि तेलंगाना में आता है। अगर तट की बात करें तो इसे हम एक बार समझ लेते हैं। ये रहा जो है इंडिया, और ये प्रायद्वीपीय भारत का चित्र रहा। इधर की तरफ जो कोस्ट है, यहाँ पे केरल की तरफ मालाबार कोस्ट, गोवा और कर्नाटक में कोंकण तट, ठीक है, ये तट जो है यहाँ पे है। और जबकि इधर की तरफ यानी महाराष्ट्र की तरफ बढ़े तो यहाँ पे जो कोस्ट होगा वह जो है वो पूरे महाराष्ट्र या इसे भी कोंकण तट ही बोलते हैं, जो कि अमरोहा तक होता है। जबकि पूर्वी तट को कई भागों में बांटा जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पे आकर के यहाँ पे गोदावरी नदी निकली है, इधर कृष्णा नदी निकली है, यहाँ पे मुहाना है, जबकि यहाँ पे कावेरी नदी का मुहाना है। तो कृष्णा और गोदावरी का जो यहाँ पे है मुहाना, उसे गोलकुंडा, इसको कहते हैं गोलकुंडा का तट या गोलकुंडा तट कहते हैं। इसके बाद गोदावरी से लेकर के महानदी तक, इसके बीच के तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं, उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। तो इन तटों के बारे में भी आपको जानना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो इसमें बात करें तो इसमें एरामाला की पहाड़ियाँ, इसी आंध्र प्रदेश में यहाँ की तरफ एरामाला की यह पहाड़ियाँ हैं। साथ में नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ, आपने नाम सुना होगा, पूछा जाता है कि नल्ला मलाई की पहाड़ी कहाँ पे है, तो यह आंध्र प्रदेश में है और उत्तरी या बोल सकते हैं पूर्वी घाट का ही यह एक हिस्सा है। ऐसे ही वेलाडीला या वेलाकुंडा पर्वत श्रेणी आंध्र प्रदेश में यहाँ पे है और यह भी पूर्वी घाट का ही एक हिस्सा है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से, और शेषांचल पहाड़ी भी है जो कि इसी का हिस्सा है, एक है। और आगे बढ़ें तो यहाँ पे जावर की पहाड़ियाँ या जावदी की पहाड़ियाँ हैं, यहीं पास में, यह तिरुपति के पास में जावदी की पहाड़ियाँ। और ऊपर की तरफ पालकोंडा पर्वत श्रेणी है। मतलब कि ये सब मिला करके जो है उत्तरी पूर्वी तट है रिलेटेड ये पहाड़ियाँ हैं। और आपको
कुछ है ही पहाड़ियाँ जैसे याद करना, जैसे नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में। ऐसे ही वेलिकोंडा का श्रेणी या पालकोंडा का श्रेणियाँ कहाँ पे है, तो इन चीज़ों को आपको याद रखने हैं। एरामाला का भी यहाँ पे है, इसे भी याद रख सकते हैं। तो ये मुख्य पर्वत श्रेणियाँ हैं, और बाकी उच्च भूमि तो है ही है, इसलिए पठारों की कमी नहीं है, क्योंकि यह भी आंध्र प्रदेश का ये वाला एरिया दक्कन के पठार में ही शामिल किया जाता है। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें कौन कौन से और भी बातें हैं। तो ये रहा साथियों आंध्र प्रदेश। इसमें शहरों की बात करें और शहर को देखकर चलें, तो यहाँ पे है कुर्नूल, आप देख सकते हैं। और कुर्नूल यह प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी। जब आंध्र प्रदेश बना तो उस समय इसकी राजधानी कहाँ थी, तो कर्नूल थी। क्योंकि आंध्र प्रदेश कब बना, तो 1953 में बड़ी ही ज़बरदस्ती, यानी जो रामुलु थे उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा करवाना चाहते थे, और उनकी इच्छा पर पानी फिर गया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और बीपी में जवाहरलाल नेहरू हो गए और वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने एक समिति का गठन किया और इसमें कहा कि भाषा के आधार पर कोई राज्यों का गठन किया जाना उचित नहीं है, और साथ में फजल अली आयोग की भी रिपोर्ट में इसे मना कर दिया गया। लेकिन रामुलु ने बिल्कुल इसका विरोध करते हुए अनशन पर बैठ गए और भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिससे इनका मृत्यु 59वें दिन हो गई। और आनन फानन में जवाहरलाल नेहरू को, जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, घोषणा करनी पड़ी कि भाषा के आधार पर जो है किया जाएगा। और फिर एक रिपोर्ट्स बनाई गई कि इसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, तो उसको ख़त्म करने का या उसको समस्याओं को निवारण के लिए व्यवस्थाएं या कानून लाए गए। तो 1953 में यह एक देश के रूप, एक राज्य के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाने लगा, जो कि 15वां राज्य बन के आया। और 1956 में इसे पूरे तरीके से लागू कर दिया गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। तो लीगली रूप से 1956 में आंध्र प्रदेश की निर्माण हो गया था, और उससे उसकी राजधानी कर्नूल हुआ करती थी। आइए आगे चलते हैं। आगे चले तो यहाँ पे अनंतपुरम नाम सुना होगा, जो कि इस क्षेत्र में है। और इधर आगे बढ़ें तो यहाँ पे तिरुपति यहाँ पे है, और तिरुपति देखिए यहाँ पे है, तिरुपति तो यहाँ लिखा ही है। तिरुपति में जो है भगवान विष्णु की पूजा होती है, स्तुति की जाती है, और भगवान विष्णु का जो मुख्य चढ़ावा है वह सोना होता है। यानी यह समझिए कि जो मंदिर है सोने की बनी हुई है, और सोना तो इसमें अपार रखे गए हैं। जो भी लोग जाते हैं सोना चढ़ा के आते हैं। तो यहाँ पे तिरुपति का मंदिर है, और ठीक नीचे की तरफ यहाँ पे जो है यह हो जाता है चित्तूर, या चित्तूर बोलते हैं। यह भी हमारे एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो कि यह आंध्र प्रदेश में आता है। ठीक इसी के सामने जो है यह यहाँ पे यह चेन्नई है, लेकिन ये तो तमिलनाडु का भाग है। इसके आगे बढ़े तो यह रहा पुलिकट झील, पुलिकट लेक। और पुलिकट लेक कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है, साथ में तमिलनाडु में है। यानी दोनों का साझा रूप से यह झील है, लेकिन ज़्यादातर इसका पुलिकट झील किसमें है, आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील के ही बगल में श्रीहरिकोटा सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र यहाँ पे बना हुआ है। ठीक इसी के बगल में यहाँ पे श्रीहरिकोटा है, श्रीहरिकोटा जो इसरो है। इसरो का मुख्यालय तो बेंगलुरु में है, लेकिन श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाता है रॉकेट्स को, और इसका नाम है सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र। ठीक है, और इसरो की जो स्थापना हुई थी 1969 में, जबकि नासा की स्थापना 1958 में हो चुकी थी। लेकिन भारत की जो नीति रही है स्पेस को लेकर के, शुरू में तो बहुत धीमा रही, लेकिन
जबकि नासा की बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसमें फंडेड किया गया और यह चाँद तक पहुंच पाए, और हम लोग अब जो है चाँद पर पहुंच पाए हैं। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आगे नेल्लूर नामक शहर है जो कि कोस्ट के ठीक बगल में है। और इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे यह जो है कृष्णा नदी का मुहाना, विजयवाड़ा जो है, यहाँ पे कृष्णा नदी का मुहाना है। और यही विजयवाड़ा जो है, यहाँ पे एक शहर भी है। तो कृष्णा के मुहाना के बगल में ही यहाँ पे गुंटूर है, और ठीक वहीं पे अमरावती भी है थोड़ा बगल में। और इस बगल यानी जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी के दाएं बगल अमरावती है, जबकि बाएं बगल यहाँ पे विजयवाड़ा है। बाएं बगल कौन है साथियों? तो विजयवाड़ा है। अमरावती राजधानी है आंध्र प्रदेश की, और ये कृष्णा नदी के किनारे है, जबकि विजयवाड़ा भी है। और विजयवाड़ा में अभी हाल में एलपीजी के सोर्स मिले हैं जो कृष्णा बेसिन में पाए गए हैं। तो यहाँ से खुदाई करके बाद में निकालने का प्रयास किया जाएगा। और इस तट पर ही मछलीपट्टनम है, मछलीपट्टनम। और मछलीपट्टनम की खास बात यह है कि जितने भी अंग्रेज भारत में आए व्यापार करने के लिए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, तो उन्होंने मछलीपट्टनम में अपनी एक एक फैक्ट्री बना के रखी। यहाँ तक कि अंग्रेज की, फ्रांसीसियों की और पुर्तगालियों की पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम में ही पहली फैक्ट्री खोली गई थी, जबकि सूरत में फ्रांसीसियों की और अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री सूरत में खोली गई थी, जो कि पश्चिमी तट पर आता है। तो मछलीपट्टनम भी इम्पोर्टेंट है इस तरह से। और कृष्णा नदी किनारे ही एक तेनाली जगह है, और यहाँ पे यही विजयवाड़ा में ही तेनालीराम जो थे यहीं से संबंध रखते थे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे कोलेरू झील है। कोलेरू झील जो कि पूरी तरीके से आंध्र प्रदेश में इसका स्थिति है, यानी स्थित है। और कोलेरू नाम का यहाँ पे एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ें तो विशाखापट्टनम आप देख रहे हैं, विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम एक गहरा और सुरक्षित बंदरगाह है, यानी गहरा तो ही है, साथ में सुरक्षित बंदरगाह है। क्यों सुरक्षित है? क्योंकि हमें पता है कि पूर्वी तट पर ज़्यादातर चक्रवात आते रहते हैं, और इन चक्रवातों से जितने भी पोर्ट हैं उसमें जहाँ गहराई होती है वहाँ पे बालू या मट्टी आके भर जाता है। लेकिन यह एक ऐसा जगह जहाँ पे बालू और मट्टी आ ही नहीं पाता है, क्योंकि यहीं पे जो है एक माउंटेन नोज नाम का एक पहाड़ या पर्वत टाइप का है, जो कि ठीक इसी के पीछे है। तो जितने भी चक्रवात आते हैं तो पहले इस पहाड़ से टकराते हैं और वहीं पे अपने आप को कमज़ोर कर लेते हैं, जिससे यह विशाखापट्टनम पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। इसे के आगे यहाँ पे विजयनगरम है, और बीच में विजयनगरम में ही ट्रेनों में घमासान टक्कर हुआ था पिछले समय, आपने सुना होगा। इधर की तरफ देखें तो पापी कोंडा यहाँ पे है, जो कि उड़ीसा के ठीक बॉर्डर पर है, और यह जब वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक गोदावरी के ही तट पर, यहाँ पे गोदावरी का तट जो है यानम यानी पांडिचेरी के बगल में ही निकला है, जो कि यहाँ से आया हुआ है। तो यहाँ पे गोदावरी का तट में ही यहाँ पे राजमुंदरी है। राजमुंदरी जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? तंबाकू के लिए। राजमुंदरी तंबाकू के लिए यह प्रसिद्ध है यहाँ पे। इसी के ठीक आगे जो कि गोदावरी नदी के तट पर ही बोल सकते हैं यानम एक शहर है जो कि पांडिचेरी का एक जिला है। कहा जाता है कि वह कौन सा राज्य है जिसके 4 जिले 4 राज्यों में है। वह कौन सा राज्य है या वह कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसके 4 राज्य 4 जिले 4 राज्य में है? तो वह है पांडिचेरी, जिसका एक तो जो यानम है पांडिचेरी में है। पांडिचेरी जो है आंध्र प्रदेश में है, साथ में केरल में
माहे है, और तमिलनाडु में तोर तमिलनाडु में है। तो इस तरीके से हमने सारे ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू जो एग्जाम्स के हैं, ऐसे प्लेसेस और उसके बारे में जानकारी हमने प्राप्त करी। और यहीं पे देखें तो एक और जगह है जिसका नाम है अराकू वैली। अराकू वैली किस के लिए प्रसिद्ध है? मिनरल्स, खनिज तत्वों के लिए। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड अगर कुछ भी बचा हो तो ज़रूर हमें लिखिएगा। और श्रीशैलम एक अभ्यारण्य है, श्रीशैलम नाम से, जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। वह भी आंध्र प्रदेश में कर्नूल के ठीक बीच में है, मतलब कर्नूल और अमरावती के बीच में। देखिए अमरावती यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको ले सकते हैं। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं गोवा की तरफ। लेकिन इससे पहले कुछ देख लेते हैं। यह है अमरावती तिरुपति का बालाजी मंदिर। और यह मंदिर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप ज़रूर मौका मिले घूमने जाइएगा यहाँ पे। मैंने बताया कि इसका जो है जो चढ़ावा होता है सोना होता है। और यहाँ पे देखिए कोस्ट जो बना हुआ है आंध्र प्रदेश के, कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये रोड बना हुआ है यहाँ से आने जाने के लिए। और यहाँ पे शहर है, मतलब कि ऐसे ही ऊंचे ऊंचे टीले टाइप के हैं जो कि देख रहे हैं कितने कटे फटे हैं। और यही कोस्ट कहे जाते हैं, यानी उत्तरी पूर्वी तट पर जो ये पहाड़ टाइप के हैं जिसकी ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। ऐसे ही पूर्वी घाट के जो पर्वत हैं इसमें आते हैं सब। और ये पूरे कोस्ट पर ही यानी तट पर ही इनका विस्तार है। आगे बढ़ें तो आगे देखते हैं गोवा। ये रहा गोवा। और गोवा ये कुल 4 या 5 राज्य हैं, जैसे नॉर्थ है, साउथ गोवा है, तो मेन गोवा यहाँ पे है, जो कि सबसे छोटा प्रदेश भारत का है। ये छोटा प्रदेश राज्य है। और यह जो है सबसे पहले यहाँ पे आर्टिकल 44 को यहाँ पे लागू किया गया, जिसे कहते हैं समान नागरिक संहिता। गोवा में सबसे पहले लाया गया। आज भी है गोवा में 44 वाला आर्टिकल लागू। बाकी अन्य किसी भी राज्य में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और समय की मांग है, लेकिन फिर भी हमारा देश इसे जो है नहीं ला पा रहे हैं। हमारे नीति निर्देशक तत्व के 44वें आर्टिकल में यह हमें कहता है कि पूरे राज्य में आर्टिकल 44 को लागू किया जाए। अब गोवा की जो राजधानी है वह पणजी है। देखिए पणजी यहाँ पे है और यह अरेबियन सी के कोस्टल एरिया पर आता है। यह पणजी एक नदी है जिसका नाम है मांडवी नदी। मांडवी नदी के किनारे ही यह पणजी आता है। और यहाँ पे एक डॉकयार्ड है जिसका नाम है मझगांव डॉकयार्ड। मझगांव डॉकयार्ड है। और मझगांव डॉकयार्ड के नाम से ही भारत का एक समुद्रयान जिसे कहते हैं वो भी बनाया जा चुका है। और यह अरेबियन सी में आता है और इसके तट को कोंकण तट कहा जाता है, जबकि केरल वाले को मालाबार तट नाम दिया जाता है। तो देखिए गोवा में किस तरीके से बीचेस बहुत सारे हैं। और यहाँ पे लोग जा करके या और विदेशों से खूब आते हैं यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने के लिए। और छुट्टियाँ मना करके यहाँ पे खूब चिल करते हैं, मजे लेते हैं। और गोवा का सबसे बड़ा रेवेन्यू का जो सोर्स है यह पर्यटन से आता है। तो पर्यटन बहुत बढ़िया, इसमें एक इंडस्ट्री की तरह लोग ले रहे हैं और अपने क्षेत्र को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा उत्तर प्रदेश भी इंडस्ट्री के रूप में पर्यटन सेक्टर को ले लिया है और विकास भी इसी तरीके से कर रहा है। जैसे हेरिटेज आर्क भी बनाया जिसमें लखनऊ, आगरा और बनारस आता है। तो इस तरीके से आप पूरे हेरिटेज आर्क को एक साथ मतलब एक धनुष के रूप में बना दिया गया, जिससे आप तीनों नगरों को एक साथ देख सकते हैं और आपके लिए रूट भी प्रोवाइड किया गया है। ताजमहल भी है। तो ताजमहल में सबसे ज़्यादा लोग विदेशों से आते हैं देखने के लिए, और हमारे देश से भी लोग ताजमहल को ही ज़्यादा देखने को जाते हैं, प्रेफर करते हैं। अब इसके बाद शुरू करेंगे कर्नाटक।
और आइए जानते हैं कर्नाटक के बारे में। यह है कर्नाटक। कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर हुआ करता था और कर्नाटक का अगर भौगोलिक नाम जाना जाए तो इसे धारवाड़ कहा जाता है। धारवाड़ इसका भौगोलिक नाम है। भौगोलिक मतलब कि इसके जो जगह है, प्लेसेस है और मिनरल्स, यहाँ पे जलवायु के आधार पर भौगोलिक नाम दिया जाता है। और धारवाड़ जो क्षेत्र है भारत का सबसे ज़्यादा संपन्न क्षेत्र में इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। और बता दें कि यह भी दक्कन का जो पठार है उसी के विस्तार पर कर्नाटक का भी स्थिति मतलब क्लियर है। अब आगे बढ़ते हुए इस पे पर्वत की बात करेंगे कि इस क्षेत्र में कौन कौन से पर्वत और पठार आदि हैं। तो सबसे पहले ये जो तट है इसे पश्चिमी घाट कहेंगे, ये आप पहले से ही जानते हैं। पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट के जो किनारे वाला जो कोस्ट है इसे हम कोंकण तट कहेंगे। पश्चिमी घाट जो है एक पर्वत है और पश्चिमी वन या सह्याद्री पर्वत जो है वन भी है और सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट के रूप में इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। और साथ में यह सदाबहार वन है, सदाबहार वन, क्योंकि यहाँ की पत्तियाँ हमारे उत्तर प्रदेश या उत्तरी भारत की तरफ ये कई बार सभी पत्तियाँ नहीं गिरती हैं, बल्कि धीरे धीरे थोड़ी पत्ती गिरेगी फिर नई पत्ती निकल आएगी, जिससे यहाँ पे हमेशा मौसम हरा भरा रहता है। और सबसे इसका मेन कारण यह है क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, क्योंकि इस वाले रीजन में 6 महीने तक बारिश देखने को मिलती है। जबकि इसी पश्चिमी घाट के पूर्वी यानी उत्तर की तरफ देखें तो यहाँ पे 3 महीने की बारिश होगी, 3 महीने की बारिश, ठीक है। जबकि एकदम केरल वाले कोस्ट पे 6 महीने की बारिश होती है, वो भी बढ़िया बारिश होती है। और इसी तरह अगर इस कोस्ट से होते हुए हम पहुँचे अजमेर की तरफ, तो अजमेर में केवल जो बारिश है कुछ ही हफ्तों की या 1 महीने की लगभग बारिश होती है, और वो भी कब आया कब चला गया पता नहीं चलता है मानसून का, क्योंकि मानसून आने के कारण ही यहाँ पे बारिश हो पाती है। तो जहाँ पे ज़्यादा बारिश वहाँ पे सदाबहार वन ऑलरेडी उगेंगे, क्योंकि पानी मिलेगा तो उन्हें पत्तियों को गिराने का कोई ज़रूरत ही नहीं होगा। आगे बाबू बुदन की पहाड़ियाँ, यहाँ पे बाबू बुदन की पहाड़ियाँ हैं, इसी के बगल में चिकमंगलुरु भी है। ये बाबू बुदन की पहाड़ियाँ जो है लोहे के लिए यानी आयरन ओर्स के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध है। आयरन ओर के लिए बाबू बुदन की पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ से जो आयरन है उसे अन्य देशों में भी इसे सेल किया जाता है। ठीक इसी के बगल में यहाँ पे कर्नाटक की पहाड़ियाँ भी हैं। यहाँ पे यह कर्नाटक की पहाड़ियाँ भी हैं। इन्हें मैसूर, इसी के बगल में मैसूर है जो कर्नाटक का प्राचीन नाम है। इसी के ठीक तमिलनाडु के बॉर्डर पर नीलगिरी पर्वत है, और नीलगिरी पर्वत को पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल बताया जाता है। और जहाँ पे 2 पर्वत मिलते हैं उसे नॉट कहते हैं, तो इसे नीलगिरी का नॉट कहते हैं। और यह ऊंचा सबसे ज़्यादा पर्वत में दक्षिण भारत में इसका नाम है। और सबसे ऊंची चोटी जो इसकी है वह अन्नामुडी है, सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है।
और सॉरी साथियों, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, डोडा बेटा है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हमने बताया, जो नाम आपने सुना अभी, अनायमुडी है, जो कि केरल में पड़ता है। लेकिन नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जो कि इसी एकदम किनारे पर है, जो कि बॉर्डर में पड़ता है तमिलनाडु, केरला और बंगलुरु, यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश में भी इसका आता है। ओके, ऐसे ही आगे की तरफ बढ़े तो हमें बालाघाट, तो जो महाराष्ट्र में था, उसे हमने देख लिया है। बंगलुरु का पठार बंगलोर है जहाँ पे, तो इसे ही बंगलुरु का पठार नाम दिया जाता है, क्योंकि यह भी दक्कन पठार का विस्तार मात्र है। तो बंगलुरु में जो दक्कन का पठार पड़ता है उसे दक्कन का पठार या मंगलुरु का पठार नाम दिया जाता है। ऐसे ही इसमें अन्य और छोटे छोटे पहाड़ियाँ हैं, जैसे मेलागिरी की पहाड़ियाँ, जावदी की पहाड़ियाँ। इधर की तरफ देखें तो यही नॉर्मल पहाड़ियाँ हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आइए इसके आगे देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो किसी राजनीतिक, आर्थिक या किसी भौगोलिक और इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहा हो कर्नाटक के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि बीदर, इस जगह पे बीदर नाम का एक सिटी है, बीदर, ठीक है। और बीदर में पता है कि एक बीदर के आदिल शाह हुआ करते थे, जो आदिल शाह थे बीदर के, इनकी क्या बोलते हैं, तुंगभद्रा नदी किनारे जो हम्पी था या विजयनगर था, वह टूट करके 4 राज्यों में बटा हुआ था, उसमें एक बीदर भी था। इसके नीचे विजयपुरा, जिसे बीजापुर कहते हैं, ठीक है, बीजापुर के भी आदिल शाह हुआ करते थे, ठीक है। बीदर के बीदर शाह थे, जबकि विजयपुरा के बीजापुर यहाँ पे था। और इसके आदिल शाह जो कि नवाब हुआ करते थे। यहाँ पे यादवगिरी आपने रामचंद्र का नाम सुना होगा। और जो यादवों की यादव वंश की जो राजधानी हुआ करती थी यादवगिरी, जिसका संस्थापक भिल्लम पंचम था। और इसका अगला शासक जो बना रामचंद्र, और रामचंद्र को हराने वाला जो शासक था वह था अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के जीतने के बाद भी वो उसे कर देने से मना कर दिया, जिससे फिर मलिक काफूर के नेतृत्व में अभियान लाया गया और रामचंद्र को बंधक बना लिया गया। उसके बाद कुछ समय 6 महीने के बाद फिर वापस इसके क्षेत्र को रामचंद्र को दे दिया गया, जो कि अलाउद्दीन मतलब इनसे ज़्यादा खुश हुआ था, क्योंकि इनकी जो बहादुरी थी, वीरता थी, इसे इनको मंत्र मुग्ध कर दिया। ऐसे ही आगे की तरफ यहाँ पे रायचूर दोआब है, जो कि तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच में पड़ता है। और रायचूर दोआब की बात करें तो यह बड़ा ही इम्पोर्टेंट दोआब रहा है। दोआब मतलब कि 2 नदियों के बीच का जगह, 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम दोआब कहते हैं। और दोआब के बारे में चोल साम्राज्य के समय यह मानना था कि जितने दोआब वाले इस क्षेत्र में एक हाथी लौटती है, उतने जगह में पूरे 1 साल के लिए एक परिवार के लिए अनाज का उत्पादन किया जा सकता है। मतलब कि यहाँ पे उपजाऊ भूमि बहुत अच्छी थी।
और पर्याप्त मात्रा में थी, जिससे यहाँ पे लोगों के खजाने की व्यवस्था आसानी से हो जाती थी। तो रायचूर का दोआ तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच में पड़ता है। ठीक इसी के आगे बढ़ते हैं नीचे की तरफ, तो हम्पी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। और विजयनगर जो साम्राज्य है वह 1365 में दो भाइयों के द्वारा इसकी राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसकी जो है पतन 1565 के आसपास हो जाती है। ठीक है, इसी के बगल में हासपेट नाम का जगह है और आपको कभी कभी आज सुनने को मिलता है। बेलारी भी यही हॉर्सपेट के ठीक नीचे ही है थोड़ा सा। और नीचे की तरफ और बढ़ें तो यहाँ पे चित्रदुर्ग नाम आप सुनते होंगे। इधर भद्रावती ये रहा, और ठीक नीचे ही चिकमंगलूर, और यहाँ पे कुद्रेमुख, और कुद्रेमुख में ही बेलूर नामक जगह है। जो कुद्रेमुख है यह लोहे की खान के लिए प्रसिद्ध है, जिसे धारवाड़ वाला क्षेत्र बोलते हैं। हेलबिड भी ठीक इसी के पास में स्थित है। हासन भी है, और हासन में इसरो का एक एंटीना लगाया गया, जो कि इसरो ने कुल 5 जगह पे अपने सेटेलाइट्स से सूचनाओं को ग्रहण करने के लिए या पकड़ने के लिए 5 अलग अलग स्थानों पर अपने एंटीना मतलब बनाए रखे हैं, जो कि बड़े बड़े हैं। जैसे अपने मिशन में चंद्रयान आदित्य 11 भेज चुका है इसरो, तो उतनी दूरी से जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है आते आते कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बड़े बड़े एंटीना कई जगहों पर लगाने पड़ते हैं, ताकि किसी भी एंटीने पर वह पड़े तो उसकी सूचना आसानी से पढ़ी जा सके, उसकी कमज़ोर फ्रिक्वेंसी के बावजूद भी। तो इस तरीके से हासन में तो एंटीना है, साथ में लखनऊ में भी है, एक मॉरिशस में बनाया गया है, मालदीव में एक बनाया गया है, और एक जो है बंगलुरु में भी स्थापित किया गया है। हासन के नीचे श्रवण बेलगोला है, और श्रवण बेलगोला से आप बिल्कुल परिचित ही होंगे। इस जगह पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अंतिम सांस ली, जो कि संलेखना विधि से इन्होंने मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास किया और मिला भी होगा। ऐसा श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर, ये श्रवण बेलगोला पर जैन धर्म की मूर्तियां भी हैं, और यहाँ पे मंदिर भी हैं। यहाँ तक कि जब भद्रबाहु दिल्ली बिहार से कर्नाटक आए थे, तो यहीं पे अपना 6 साल तक यहाँ पे जीवन व्यतीत किए थे, और इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आया था श्रवण बेलगोला में। इसी के आगे बढ़े नीचे की तरफ, तो यहाँ पे मैसूरू मिलता है, और मैसूरू हमने बताया कि जो कि इसकी पुरानी राजधानी के रूप में कहते हैं। और यहीं पे वृंदावन गार्डन भी है। वृंदावन गार्डन कर्नाटक में है, और वृंदावन यह जा करके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और ऐसे ही मैसूर में एक और है श्रृंगेरी पीठ। कुल जानते हैं 4 पीठ है पूरे भारत भर में। इसमें जो श्रृंगेरी पीठ है वह मैसूर में पड़ता है। ऐसे ही द्वारिका या शारदा पीठ द्वारिका में पड़ता है। द्वारिका पीठ जो है शारदा पीठ द्वारिका में पड़ता है गुजरात में। और पुरी में भी एक और पीठ पड़ता है जिसका नाम है पुरी वाला पीठ है। और एक जो है नैनीताल में भी एक पीठ है, वो भी इसका नाम एक है।
इसी के नीचे बांदीपुर भी है, और बांदीपुर के नाम से कर्नाटक में एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यहाँ पे नागरहोल नाम का एक और राष्ट्रीय उद्यान है जो कोडुगु के ठीक बगल में है, नागरहोल। हमारे एग्जाम में लगातार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थोड़ा सा इधर की तरफ बढ़ते हैं तो यह है बंदरघट्टा। यह भी एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। बंदरघट्टा के ठीक बगल ऊपर ही है यहाँ पे बंगलुरु। बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, और राजधानी में ही यहाँ पे एमएलए और लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे बना हुआ है। ठीक इधर की तरफ ये रहा कोलार, और कोलार का आपने नाम सुना होगा और मूवी KGF भी देखी होगी जिसका नाम है कोलार गोल्ड फील्ड। तो यह कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में कोलार, और ये सोना के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही पुराने समय से सोना का उत्खनन इस कोलार की जगह से किया जा रहा है। यहाँ पे कई सारी खदानें कोलार में हैं। इस तरह से हमने कर्नाटक के पूर्वी हिस्से की जितनी भी ऐसे प्लेसेस थे, स्थान थे, हमने उसे पढ़ लिया और समझ लिया। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे धारवाड़ नाम का एक जगह यहाँ पे सिटी के रूप में रिकॉग्नाइज है। इसी के नीचे हुबली है, और हुबली के लिए बताया जाता है कि सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म इस समय हुबली में बनाया जा चुका है। इसके पहले गोरखपुर में सबसे लंबा प्लेटफार्म हुआ करता था। यहाँ पे बेलागावी या बेलगांव, और बेलगांव जो है महाराष्ट्र के ठीक सीमा पड़ता है, और बेलगांव को लेकर के महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच हमेशा डिस्प्यूट बने रहते हैं, और इससे झड़पें भी कई बार देखी जाती हैं। और इस यह सीमा डिस्प्यूट होने के कारण इसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चलता है। फिर भी बेलगावी या बेलगाम बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि 1924 में महात्मा गांधी जी सबसे पहली बार इस कांग्रेस यानी INC इंडियन कांग्रेस में सम्मेलन में इन्होंने अपनी अध्यक्षता का पूर्ण योगदान दिया था। और बात करें कि इंडियन कांग्रेस जो थी इसमें कब पहली बार पार्टिसिपेट किया था, तो इन्होंने 1901 में जब आए थे भारत में एक बार, तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था जो कि हुबली में था। अब इसी के नीचे की तरफ बढ़ते हैं पश्चिम घाट पे होते हुए, तो यहाँ पे शरावती नाम का एक राष्ट्रीय उद्यान है, और शरावती नदी यहाँ पे बहती है, और इसी शरावती नदी पर ही एक प्रपात है जिसका नाम है गांधी सागर प्रपात या गांधी प्रपात, जो कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। शरावती जलप्रपात इसका नाम है। ठीक यहीं पे ऊपर शिवमोगा है, शिवमोगा या शिव काशी। ये जो जगह है पटाखा बनाने के लिए और जो दिवाली में फोड़ने के लिए यूज होता है, बनाने के लिए यहाँ पे बड़ा ही इसका योगदान है, और पूरे भारत के लिए पटाखे बनाने का यहाँ पे कारखाने बने हुए हैं। ठीक यहीं पे आगे की तरफ भद्रावती भी एक जगह है, और आगे हमने बता दिया चिकमंगलूर, जो कि ये चिकमंगलूर रहा, कुद्रेमुख रहा, हेलेबीड रहा, और यहाँ पे हासन जहाँ पे अंटीना हमने आपको बताया। इस तरीके से मैंने हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्थान है जो कर्नाटक से संबंधित हैं जानकारी में शामिल किया है। और नदियों की बात करें तो बहुत सारी नदियां हैं, और इन नदियों को हम
पढ़ेंगे एक अलग से वीडियो में, क्योंकि जो इसकी मेन नदियां हैं जैसे कावेरी नदी, तो कावेरी नदी जो बह रही है यहाँ पे, ये तो बहती है ऊपर से ही, यहाँ पे ऊपर से निकलती है कर्नाटक से ही, ठीक है। कावेरी नदी, इसमें भीमा नदी है, मलप्रभा, घाटप्रभा। तो ये नदियाँ किस तरीके से कृष्णा में कावेरी नदियों में इनका टेरिटरी बनी हुई है या ट्रिब्यूटरीज है, यह हम एक अलग वीडियो में समझेंगे। इसमें समझना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, जो कि बताया है कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो यह महाबलेश्वर से निकलती है, और कावेरी नदी तो कर्नाटक से ही निकलती है, लेकिन यह तमिलनाडु में होते हुए नीचे की तरफ यानी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इस तरीके से ये देखते हैं, यह हम्पी का, और जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी राजधानी हम्पी हुआ करती थी तुंगभद्रा नदी के किनारे। यहाँ पे उस समय के बनाए हुए जो अवशेष आपको दिख रहे हैं, आज भी लोगों के मन को मनमोहित कर देते हैं कि उस समय के लोग इतनी अच्छी कलाकारी, इतने अच्छे तरीके से डिजाइंस, और बिना मैथ बिना विज्ञान के ही इन्होंने इतनी अच्छी प्रतिरूपी बना के हमारे सामने आज भी पहेलियाँ बनी हुई हैं। तो यह विजयनगर साम्राज्य की है, और जिसका जो स्थापना था बुक्का और हरिहर ने किया था 1365 ईस्वी में। ये रहा शरावती नदी से बनता जलप्रपात, जो कि विश्व में भारत में सबसे ऊंचा यह जलप्रपात है, जिसका नाम है गांधी सागर जलप्रपात। आप बताइएगा विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है और किस नदी पर निर्माण होता है। ये रहा कई पर्यटन स्थल जो कि भारत के लिए और कर्नाटक के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं। ये रहा बीचेज जो कर्नाटक में ही है, और कर्नाटक से लगा हुआ जो अरब सागर है वहाँ पे लोग घूमने के लिए या पिकनिक मनाने के लिए लोग जाते हैं। ये रहा हम्पी का जो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष बचा हुआ है, और यह भी उसी से रिलेटेड है, और यह जो है किनारे बना हुआ है अरब सागर के। और यह जो टाम है यह विजयपुर का, यानी जो बीजापुर का जो टाम है गोलकुंडा, यह भी जो है यहाँ पे है, क्योंकि गोलकुंडा तो आंध्र प्रदेश में है। ओके, ये जो है शरावती जलप्रपात जो कि शरावती नदी पर बना हुआ है। तो इस तरह के तरीके से हमने तेलंगाना को समझा, आंध्र प्रदेश को भी देखा, किस तरीके से कौन कौन यहाँ पे स्थान है, गोवा के बारे में जानकारी हासिल की, और कर्नाटक की हर एक बातों को हमने एक एक बारीकी से समझा। फिर भी अगर कोई त्रुटि है, कोई बात आपको न समझ में आई हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।